कविता आज भी पुराने जमाने की औरत थी जो मासिक धर्म में भी खुद को कैद कर लिया करती थी और घर के कोई भी काम नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन कविता अपनी पड़ोसन के घर जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी पड़ोसन की बहू को मासिक धर्म है, पर फिर भी वो घर का सारा काम कर रही है। ये देख कविता अपनी पड़ोसन से कहती है, बहन, तुम्हारी बहू को मासिक धर्म हुए हैं, उसके कपड़े खराब हो चुके हैं, तुम उसे अलग कमरे में क्यों नहीं भेज देती? कविता, तुमने सही कहा, लगता है हुआ है, पर शायद मेरी बहू को भी नहीं पता कि उसे मासिक धर्म शुरू हो गए। पर कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर उसे बता देती हूँ ताकि वो अपना कपड़ा बदल ले और थोड़ी देर आराम कर ले। अब कविता की पड़ोसन ऐसी हालत में अपनी बहू की देखभाल करती है और ये सब देखकर कविता अपनी पड़ोसन से कहती है, अरे बहन, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी बहू को मासिक धर्म है और फिर भी तुम उसके साथ हो, उसकी देखभाल कर रही हो। जानती हो ना, ऐसे में लड़कियों को अलग कमरे में रखा जाता है और उनका खाना पीना भी अलग होता है। फिर तुम भला उसके हाथों का पानी भी कैसे पी सकती हो? अरे कविता बहन, तुम कितने पुराने ख्यालातों में जी रही हो। अब दुनिया बदल चुकी है और वैसे भी पुराने जमाने में भी कानून ये इसीलिए बनाया गया था ताकि मासिक धर्म के समय में महिलाओं को आराम मिल सके। और मैं और मेरी बहू अब इन पुरानी बातों में विश्वास नहीं रखते। हम खुले विचारों के लोग हैं। राम 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 राम, ये तो घोर कलयुग आ चुका है। मैं तो ऐसी गलती कभी ना होने दूं। मैं तो अपने घर जा रही हूँ। जिस घर की बहू को मासिक धर्म हो, मैं उस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। कविता मुंह बनाकर अपने पड़ोसन के घर से आ जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कविता का बेटा सूरज कविता को नीतू नाम की एक लड़की की तस्वीर दिखाते हुए उसे कहता है, माँ बताओ कैसी लगी ये लड़की आपको? लड़की तो बहुत सुंदर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू इस लड़की से प्यार करता है? अगर ऐसा है तो जल्दी से शादी कर ले। अब मुझे अपने घर के लिए बहू चाहिए, अकेले में घर नहीं संभाल सकती। माँ आप तो सच में जीनियस हो, मेरे कहने से पहले ही सब समझ जाती हो। अब आप जाकर जल्दी से नीतू के माता पिता से मेरा हाथ मांग लो। मैं इसी साल नीतू से शादी करना चाहता हूँ। सब कुछ अच्छा चल रहा था। कविता को भी नीतू बहुत पसंद थी, इसलिए वो बिना देरी करे नीतू और सूरज की शादी करवा देती है। शादी के बाद नीतू ने पूरे घर की जिम्मेदारियों को बड़ी अच्छी तरीके से उठा रखा था, पर एक दिन मंदिर में पूजा करते हुए नीतू को मासिक धर्म हो जाते हैं। इस बात से बेखबर नीतू प्रसाद लेकर अपनी सास के पास जाती है और तभी कविता अचानक से नीतू पर भड़क उठती है। बहू, तुझे होश नहीं रहता या तेरी याददाश्त कमजोर हो गई है? तुझे मासिक धर्म हो चुका है और तू मंदिर में पूजा कर रही है। तूने घर के साथ साथ घर की हर चीजों को अशुद्ध कर दिया। अब मुझे मंदिर भी शुद्ध करना होगा। माफ करना माँ जी, ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। आप आराम कर लीजिए, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। क्या कहा तूने? तू ऐसी हालत में घर में काम करेगी, मेरे रसोई घर में जाएगी? मैं ऐसा पाप कभी नहीं होने दूंगी। चुपचाप से तू स्टोर रूम में चली जा। जब भी घर में किसी औरत को मासिक धर्म होते हैं तो हम सब खुद को स्टोर रूम में जाकर कैद कर लेते हैं, इसलिए अब तुझे भी 5 दिनों तक अपने आप को कैद करना होगा। बाकी मैं संभाल लूंगी। पर माँ जी, इन सब की क्या जरूरत है? आज के जमाने में ऐसी अंधविश्वास बातों पे कौन विश्वास करता है? बहू, मैं तेरी सास हूँ और इस घर में मेरी चलती है। अगर तुझे सूरज के साथ जिंदगी बितानी है और चाहती है कि तो तेरा घर बसा रहे, तो वही कर जो मैं कहती हूँ, समझी? इतना बोलकर कविता नीतू को स्टोर रूम में जाकर बंद कर देती है। बेचारी नीतू अपना बसा बसाया घर टूटने नहीं देना चाहती थी, इसलिए अपनी सास के सारे जुल्म को सहती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से नीतू की बहन आंचल आ जाती है, जिसके कुछ ही दिनों से पीरियड नहीं रुक रहे थे। आंचल, तू यहाँ अचानक से? सब ठीक है ना? नहीं दीदी, कुछ ठीक नहीं है। फिर से मेरे पीरियड्स बिगड़ गए हैं। पिछले 10 दिनों से मेरे पीरियड्स लगातार हो रहे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। इसलिए मैं यहाँ डॉक्टर को दिखाने आई हूँ। अपने घर से डॉक्टर का क्लिनिक बहुत दूर पड़ता है, इसीलिए मैंने सोचा जब तक मेरे मासिक धर्म ठीक नहीं हो जाते मैं आपके ससुराल में रहूं। आपके घर से डॉक्टर का क्लिनिक काफी पास है। दीदी, मेरे यहाँ रुकने से किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? आंचल जैसे ही अपने मासिक धर्म के बारे में अपनी बहन को बताती है,
वैसे ही वहाँ कविता आ जाती है और वह सारी बात सुन लेती है। आंचल की बात सुनकर कविता दोनों बहन पर नाराज होते हुए उनसे कहती है, आय हाय, तो तुम दोनों बहन ने कसम खा ली मेरे घर को अपवित्र करने की। क्यों नौश पीटी, मैंने तुझसे कहा था ना कि मासिक धर्म में अपने अलग कमरे में रहना और खाना होता है। फिर तूने अपनी पीरियड्स वाली बहन को ससुराल क्यों बुलाया? हाँ आंटी जी, आप इतना क्यों चिल्ला रही हो? मुझे सिर्फ मासिक धर्म होने कोई बीमारी नहीं, और वैसे भी मुझे दीदी ने नहीं बुलाया, मैं यहाँ खुद अपना इलाज करवाने आई हूँ। तो जिस पैर से आई है उस पैर से वापस चली जा, क्योंकि मैं ऐसी महिला को अपने घर में रुकने नहीं देती जिसको मासिक धर्म चल रहे हो। और अगर फिर भी तुझे इस घर में रहना है तो तुझे भी इस घर के नियम कायदे के अनुसार रहना होगा और खुद को स्टोर रूम में कैद करके रखना होगा। बाकी तेरी बहन तुझे समझा देगी। कविता की पुरानी सोच देखकर आंचल को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने घर चली जाती है, पर उसे अपनी बहन के लिए बहुत दुख होता है। इसलिए वो अगले दिन फिर से अपनी बहन के ससुराल में आती है, जहां वो देखती है कि कविता को भी मासिक धर्म हुए हैं, जिस वजह से उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं होती और वो दर्द में तड़पती स्टोर रूम की ओर बढ़ रही होती है। पर उसी वक्त कविता का पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। कुछ देर बाद जब कविता को होश आता है तो वो देखती है कि वो हॉस्पिटल में है और आंचल उसके पास बैठी है। हाँ, अच्छा हुआ आंटी जी जो आपको होश आ गया। आप जानती हैं आपके घर में कोई नहीं था। अगर सही वक्त पर मैं ना आती तो पता नहीं क्या हो जाता। जब आपको पता है आपको मासिक धर्म हो रहा है और इतना दर्द हो रहा है तो आप स्टोर रूम में आपको जाने की क्या जरूरत थी? आप अपने कमरे में आराम क्यों नहीं कर सकती थी? आंचल बेटा, मैंने तेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, तेरी बहन के सामने तेरी बेइज्जती करी, फिर भी तूने मेरी जान बचाई। ये पता होने के बाद कि मुझे भी मासिक धर्म चल रहे, मुझे माफ कर दे। पर तुम सब जो मुझे समझाना चाहती थी वो मुझे अब समझ आ चुका है। कविता को अपनी गलती का एहसास होता है, साथ ही साथ उसे ये भी समझ आ जाता है कि किसी भी औरत के लिए मासिक धर्म कोई अभिशाप नहीं, एक वरदान है। इसलिए ऐसे समय में मासिक धर्म वाली महिलाओं से नफरत ना करके उनका ख्याल रखना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। काजल गांव की लड़की थी। उसकी शादी भी गांव में शंकर नाम के लड़के से हुई थी। काजल की सास आशा बहुत अच्छी थी। वो अपनी बहू से बहुत प्यार करती थी, पर शायद शंकर काजल को पसंद नहीं करता था, इसलिए हमेशा उसे भला बुरा कहा करता था। ऐसे ही एक दिन जब काजल सुबह की चाय लेकर शंकर के पास जाती है तो शंकर उस पर नाराज होने लगता है। अरे मैंने तुझे कितनी बार बोला है, अपना मनहूस चेहरा लेकर मेरे सामने मत आया कर। क्यों तू हमेशा मेरा दिन खराब करने पर लगी रहती है? पर मैं तो आपकी सुबह की चाय लेकर आई थी, बिना चाय भी आपकी आँख नहीं खुलती। मैंने तुझे कितनी बार बोला है ना, मेरी सुबह की चाय माँ के हाथ से भिजवा दिया कर। तो फिर क्यों आती है खुद चाय लेकर? तेरी मनहूस शक्ल देखकर मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। ये मनहूस चेहरा लेकर मत आया कर। अब चल निकल यहाँ से और जाकर नाश्ता लगा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। शंकर के डांटने पर काजल रोती हुई वहाँ से चली जाती है और नाश्ते की टेबल पर नाश्ता लगाने लगती है। ये सब देखकर आशा को बहुत दुख होता है और वो शंकर पर अपनी नाराजगी जाहिर करती है। शंकर बेटा, ये सब क्या है? तू मेरी मासूम बहू को हर समय क्यों कोसता और दंडता रहता है? माँ, जिसे आप मासूम कह रही हो वो लड़की मासूम नहीं, मेरी जिंदगी के लिए अभी श्राप है। मैं इस लड़की को नापसंद करता हूँ, पर फिर भी ये मेरे सामने आती रहती है। अरे आखिर तू होता कौन है मेरी बहू को नापसंद करने वाला? भूल मत, मेरी बहू मेरे परिवार के लिए लक्ष्मी है। जब से वो इस घर में आई है हमारी खेती किसानी में कितनी उन्नति हुई है। हमारे पास कहाँ पहले छोटा सा घर था, पर आज हमारे पास ऐसे ना जाने कितने घर और खेत हो चुके हैं। माँ, ये आपका अच्छा भाग्य लेकर आई है, मेरा नहीं। सारा का सारा मूड खराब कर दिया। इस तरह से शंकर नाराज होकर ऑफिस चला जाता है, जहां वो देखता है कि उसका दोस्त 2 दिन बाद ऑफिस आया है और आज बहुत खुश है। क्या बात है भाई, 2 दिन तू ऑफिस नहीं आया और आज बड़ा खुश है? जब अपनी पसंद की लड़की से शादी होती है तो चेहरे पर खुशी अपने आप नजर आती है। वैसे मैं 1 हफ्ते की छुट्टी पर हूँ, कुछ दिन बाद मेरी शादी है शहर में। तू भी आना, सबको कार्ड दिया है। मेरे दोस्त की शादी और मैं ना आऊँ, ऐसा हो सकता है क्या? इस तरह से शंकर अपने दोस्त की शादी में जाने के लिए तैयार होने लगता है। शंकर को शहर जाता देख काजल शंकर से सवाल करती है, आप कहीं जा रहे हैं क्या?
मैं कहीं भी जाऊँ तू कौन होती है मुझसे सवाल जवाब करने वाली? हाँ चल निकल यहाँ से। एक बार फिर इसी तरह शंकर काजल का अपमान करता है और वहाँ से चला जाता है। ये अपमान काजल बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपनी सास के पास जाकर रोने लगती है। बहू तू रोती क्यों है? भगवान सब देख रहा है। जिस तरह से आज तू रो रही है ना, ऐसे ही एक दिन मेरा बेटा भी रोएगा। माँ जी ऐसा मत कहो, भगवान न करे कभी उनकी आंखों में आंसू आए। और ये आंसू मुझे शंकर की तरफ से नहीं मिल रहे बल्कि भगवान की तरफ से मिल रहे। मेरी शादी को कितने साल हो गए पर अब तक मैं एक बच्चा नहीं दे पाई। शायद इसी वजह से शंकर जी हमेशा मुझसे नाराज रहते हैं। ऐसा नहीं कहते बहू। काजल की बातें सुनकर आशा उसे दिलासा देती है। तो वहीं दूसरी ओर शंकर अपने दोस्त की शादी को खूब एंजॉय करता है, जहां उसकी मुलाकात उसके दोस्त की बीवी की फ्रेंड नैना से होती है। नैना शहर की पढ़ी लिखी सुंदर लड़की थी। नैना को देखते ही शंकर को उससे पहली नजर में प्यार हो जाता है और वो जाकर नैना को अपनी दिल की बात कह डालता है। एक्सक्यूज मी, तुम बहुत सुंदर हो। मुझे पता चला है कि तुम दुल्हन की फ्रेंड हो। मुझे तुमसे पहली ही नजर में प्यार हो गया है। मुझे भी पता है कि तुम दूल्हे के दोस्त हो और मुझे तुमसे मिलके अच्छा लगा। और ये कॉम्प्लीमेंट तो मुझे सब देते हैं। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो मुझे इम्प्रेस करके दिखाओ। मेरा सच्चा प्यार तुम्हें मेरी आंखों में ही नजर आ जाएगा। मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ जो आई लव यू बोलकर लड़कियों को छोड़ देते हैं, बल्कि मैं उन लड़कों में से हूँ जो आई लव यू बोलकर 7 जन्म का रिश्ता बांध लेते हैं। मुझे तुमसे शादी करनी है। शंकर की ये बात सुनकर नैना शर्मा जाती है। अब शंकर हमेशा उसे खुश करने की कोशिश में लगा रहता है। कभी वो उसको सोने का हार देता तो कभी डायमंड की रिंग। ये सब देखकर नैना को शंकर के प्यार पर विश्वास हो जाता है और वो शादी के लिए हाँ कर देती है। तुम जैसा लड़का ना मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहूंगी और मुझे तुम्हारा प्रपोजल मंजूर है। अब बहुत जल्द शंकर नैना से शादी कर लेता है और उसे अपने गांव लेकर जाता है। अब जैसे ही शंकर नैना के साथ घर आता है, काजल अपनी सौतन को देखकर घबरा जाती है और आशा अपने बेटे को खरी खोटी सुनाने लगती है। बेशरम कहीं के, तुझे शर्म नहीं आई बीवी के होते हुए दूसरी शादी करने की? शंकर, क्या तुम पहले से शादीशुदा हो? अगर सच में तुम्हारी पहले से कोई पत्नी थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? नैना, मैं काजल से प्यार नहीं करता और ना ही उसे अपनी पत्नी मानता हूँ। ये शादी मेरे स्वर्गवासी पिता ने जबरदस्ती करवाई थी। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम काजल से ही पूछ सकती हो। शंकर बिल्कुल सच कह रहे हैं। वो मुझसे प्यार नहीं करते, तभी तो उन्होंने मुझसे शादी की। अगर मुझसे प्यार किया होता तो वो कभी दूसरी शादी करने के बारे में नहीं सोचते। अगर सच में शंकर तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता तो तुम कोई मायने नहीं रखती इस घर में। मेरा गृह प्रवेश मेरी सौतन ही करवाएगी और जब तक तुम मेरा गृह प्रवेश नहीं करवाओगी मैं इस घर में कदम नहीं रखने वाली। नैना की बात सुनकर काजल खुद को नहीं संभाल पाती और वहाँ से चली जाती है। तो वहीं नैना भी अपनी जिद पर अड़ी होती है। नैना, आखिर तुम कब तक बाहर खड़ी रहोगी? अब अंदर भी चलो। मैंने कह दिया ना कि जब तक मेरा गृह प्रवेश मेरी सौतन के हाथों से नहीं होता मैं अंदर नहीं जाऊंगी। और अगर मेरा गृह प्रवेश मेरी सौतन ने नहीं कराया तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम सब ने मिलकर मुझे धोखा दिया है और मेरी जिंदगी खराब करने की कोशिश की है। नैना की यह बात सुनकर काजल हिम्मत बांधकर अपनी सौतन का गृह प्रवेश करवाती है, जिसके बाद नैना को विश्वास हो जाता है कि काजल की अहमियत घर में और शंकर की जिंदगी में नहीं है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, पर नैना अपनी सौतन काजल को बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसे अपनी सास के साथ घर से निकलवाने की सोचती है और इसलिए जानबूझकर अपनी सास और अपनी सौतन को भला बुरा कहती है। तुम जैसे कूड़े कबाड़े जैसे लोगों को ना मैं इस घर में रहने देती हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। और अगर तुम दोनों को इस घर में रहना है ना तो मेरे हिसाब से रहो। समझ आई बात? बेटा देख रहा है तू, तेरी बीवी किस तरह की नीच बातें कर रही है। उसने तेरी माँ और तेरी पहली बीवी को कूड़ा कबाड़ा कहा। माँ, तुम क्यों छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो? शंकर जी, बहुत हो गया आपका। जब तक आप मुझे भला बुरा कहते रहे मैं सुनती रही, पर कल की आई औरत मेरी सास को भला बुरा कहे, कूड़ा कहे, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप शायद भूल रहे हैं, आप एक नंबर के निठल्ले इंसान हैं जो 1 महीने नौकरी करता है और 1 महीने घर पर बैठकर खाता है। पर ये घर मेरी माँ की मेहनत से चल रहा है। हम दोनों ने खेती करके इस घर को बनाया है। देख रहे हो शंकर, तुम्हारी ये बीवी किस तरह से रोब झाड़ रही है।
शायद ये भूल चुकी है कि इस घर में और तुम्हारी जिंदगी में इसकी कोई जगह नहीं है, और ये घर भी तुम्हारे नाम पे है। इसे इसकी असली औकात दिखाओ और इन दोनों को इस घर से निकाल दो। नैना, मैं अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकता। माँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं आपसे और काजल से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप हमारे इस घर को छोड़कर चली जाओ और जाकर गेस्ट हाउस में रहो। अब मुझे आप दोनों से किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना। शंकर की ये बात सुनकर अब आशा बिना कोई देरी करे अपनी बहू के साथ घर छोड़कर चली जाती है। साथ ही साथ वो शंकर को अपनी जायदाद से भी बेदखल कर जाती है। चूचू चिड़िया की कहानी। कालू कौवे के बचपन का दोस्त मोंटू कौवा शहर छोड़कर गांव चला जाता है। काफी समय बीत जाते हैं। अब कालू कौवे को अपनी मोंटू दोस्त की याद सताने लगती है और इसीलिए वो मोंटू कौवे से मिलने के लिए उसके गांव जाता है। क्या बात है मोंटू, गांव आ गए तो तू मुझे पूरी तरह से भूल ही गया। अरे ऐसा कुछ नहीं भाई, बस कुछ दिनों में गांव का सारा काम खत्म हो जाएगा, फिर मैं दोबारा शहर आ जाऊंगा, इसीलिए मैंने तुझे फोन नहीं किया। पर तू यहाँ अचानक कैसे? तुझे गांव आए हुए 2 साल हो गए, मुझे तेरी बहुत याद सता रही थी, इसीलिए तुझसे मिलने तेरे गांव आ गया। अरे ये तो तूने बहुत अच्छा किया, चल मैं तुझे अपना गांव दिखा कर लाता हूँ। अब मोंटू कौवा कालू कौवे को अपना गांव दिखाने ले जाता है। दोनों ही दोस्त खूब मजे कर रहे होते हैं और एक पेड़ पर बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी कालू कौवे के कानों में किसी चिड़िया के गाने की आवाज सुनाई देती है। अक्षुतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। मोंटू, जो मुझे सुनाई दे रहा है क्या वो तुझे भी सुनाई दे रहा है? कितनी मीठी और मधुर आवाज है। आखिर ये किस चिड़िया की आवाज है जो इतना अच्छा गाना गा रही है? तू सही कह रहा है, ये आवाज तो मुझे भी सुनाई दे रही है, पर कौन हो सकता है? चलो मिलकर ढूंढते हैं, आखिर कौन चिड़िया इतनी प्यारी आवाज में गाना गा रही है। अब दोनों दोस्त उस आवाज का पीछा करते हुए एक मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। अब चिंकी चिड़िया को पता चल जाता है कि मंदिर में कोई आ रहा है, इसीलिए चिंकी चिड़िया जल्दी से घूंघट कर लेती है और जैसे ही कालू कौवा अपने दोस्त के साथ वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि घूंघट में एक चिड़िया भजन गा रही है। क्या ये भजन तुम गा रही थी? कितना मधुर गा रही थी तुम, बहुत प्यारी आवाज है तुम्हारी। शुक्रिया, पर अब मेरा घर जाने का समय हो चुका है। क्या तुम रोज यहाँ भजन गाने आती हो? हाँ, मैं रोज मंदिर आती हूँ, सुबह शाम। अब मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे घर के लिए लेट हो रहा है। अच्छा, जाते हुए अपना नाम तो बता दो। मेरा नाम कालू है, तुम्हारा नाम? चिंकी चिड़िया कालू कौवे को अपना नाम बताकर वहां से जल्दी से चली जाती है। कालू कौवे को चिंकी चिड़िया से प्यार हो जाता है। ये देखकर मोंटू कौवा जोर जोर से हंसने लगता है और कालू कौवे से कहता है, भाई तेरी हालत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुझे उस घूंघट वाली चिड़िया से प्यार हो गया है। दोस्त, मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। अब तो मुझे कल सुबह का इंतजार है ताकि मैं यहाँ आकर उस घूंघट वाली चिड़िया को देख सकूं और उसका गाना फिर से सुन सकूं। तू भी ना हद करता है कालू, तूने उस चिड़िया को देखा भी नहीं है, वो घूंघट में थी और तुझे उससे प्यार ही हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है वो चिड़िया शादीशुदा हो इसीलिए घूंघट में है। मोंटू के बच्चे, कैसा दोस्त है तू? तेरे जैसे दोस्त से तो अच्छा मेरा दुश्मन है। शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? अपने इस गंदे मुंह से अच्छी बातें नहीं कर सकता। इस तरह से मोंटू कौवा कालू कौवे का खूब मजाक बनाता है। अब दोनों दोस्त घर जाते हैं, पर घर पर भी कालू कौवे को चिंकी चिड़िया की याद आती है और वो सुबह होने का इंतजार करने लगता है। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है और सुबह होते ही कालू कौवा चिंकी चिड़िया से मिलने के लिए मंदिर चला जाता है। कहाँ रह गई घूंघट वाली चिड़िया? उसने तो बोला था कि रोज मंदिर आती है, पर अब तक आई क्यों नहीं? ऐसा तो नहीं कि मैं लेट हो गया और वो आकर चली गई हो। कालू कौवा चिंकी चिड़िया का काफी देर से इंतजार कर रहा था, पर अब तक चिंकी चिड़िया नहीं आई थी, जिस वजह से कालू और निराश हो जाता है और वहां से जाने लगता है। तभी वो देखता है कि चिंकी चिड़िया घूंघट में मंदिर आई है। घूंघट वाली चिड़िया को देखकर कालू कौवे को बहुत अच्छा लगता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मुझे तो लगा कि तुम आज आओगी ही नहीं, या तो फिर आकर चली गई होगी। आज घर में कुछ काम आ गया था, इस वजह से मंदिर आने में लेट हो गया। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा मंदिर आती हूँ।
यहाँ आकर तो मेरी आत्मा को शांति मिलती है। वैसे क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? तुम हर समय घूंघट में क्यों रहती हो? मुझे डर लगता है। डर? पर किस बात का डर? तुम नहीं समझोगे। हटो, मुझे पूजा करनी है। इतना बोलकर चिंकी चिड़िया पूजा करने लगती है और कालू कौवा उसे देखता रहता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और कालू कौवा चिंकी चिड़िया से मिलने मंदिर जाता है। इतने दिन हो चुके थे पर अब तक कालू कौवे ने चिंकी चिड़िया को नहीं देखा था। फिर भी वो उससे बहुत प्यार करता था। ऐसे ही एक दिन, कालू, मैं हमेशा घूंघट में रहती हूँ, तुमने मुझे कभी देखा भी नहीं, फिर भी तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो? कहाँ तुम शहर के और कहाँ मैं गांव की? तुम शहर वापस क्यों नहीं चले जाते? मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारी सूरत से नहीं। और रही शहर जाने की बात तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। अब चिंकी चिड़िया भी कालू कौवे को काफी पसंद करने लगी थी। बहुत जल्द कालू कौवा चिंकी चिड़िया के घर जाता है और उसकी माँ इस रिश्ते के लिए ही मना कर देती है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कराऊंगी? अपना रंग रूप देखा है तुमने? तुम मेरी बेटी के लायक नहीं हो। माफ करना, पर मैं कुछ समझा नहीं। आखिर मेरी गलती क्या है? यही कि मैं सुंदर नहीं और काला हूँ। हाँ, यही गलती है तुम्हारी और इसलिए मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकती। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी का होने वाला पति उससे भी ज्यादा सुंदर हो, बिल्कुल हूर के परे की तरह। क्या तुम्हें पता है मेरी बेटी कितनी ज्यादा सुंदर है? इसीलिए तो मैंने उसे घूंघट में रख रखा है। माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? क्या हम पक्षी की पहचान उसके रंग रूप से या सुंदरता से करते हैं? क्या फायदा मेरी सुंदरता का जब मुझे घूंघट में रहना पड़ता है? इससे तो अच्छा मैं कालू की तरह काली और बदसूरत होती। चुप कर चिंकी, मैं तेरी माँ हूँ, तेरा भला बुरा अच्छे से समझती हूँ, इसीलिए मैंने तुझे आज तक घूंघट में रखा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरी शादी किसी भी काले कौवे से करवा दूँ। माँ, समझना तो आपको पड़ेगा। बिना मुझे देखे कालू ने मुझसे इतना प्यार किया। सोचिए, मैं बदसूरत हूँ या सुंदर, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप उसकी सुंदरता को लेकर ऐसा क्यों बोल सकती हैं? नहीं चिंकी, ऐसा मत बोलो। वो तुम्हारी माँ है, वो सच में तुम्हारा भला चाहती है। परंतु मैंने चिंकी के रंग रूप से प्यार नहीं किया। मैंने तो आज तक चिंकी को देखा भी नहीं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। माँ, आज से पहले मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, पर आज मैं अपने प्यार की भीख मांग रही हूँ। इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई बड़ा कदम उठा लूं। इस तरह से चिंकी चिड़िया कालू कौवे के लिए अपनी माँ से लड़ जाती है। अब ना चाहते हुए भी चिंकी चिड़िया की माँ को इस शादी के लिए हाँ करनी पड़ती है। चिंकी चिड़िया की माँ की मंजूरी मिलते ही कालू कौवा चिंकी चिड़िया से शादी कर लेता है और उसे उसके घूंघट के साथ अपने शहर ले जाता है। चूचू चिड़िया की कहानी। कालू कौवे के बचपन का दोस्त मोंटू कौवा शहर छोड़कर गांव चला जाता है। काफी समय बीत जाते हैं। अब कालू कौवे को अपनी मोंटू दोस्त की याद सताने लगती है और इसीलिए वो मोंटू कौवे से मिलने के लिए उसके गांव जाता है। क्या बात है मोंटू, गांव आ गए तो तू मुझे पूरी तरह से भूल ही गया। अरे ऐसा कुछ नहीं भाई, बस कुछ दिनों में गांव का सारा काम खत्म हो जाएगा, फिर मैं दोबारा शहर आ जाऊंगा, इसीलिए मैंने तुझे फोन नहीं किया। पर तू